जो है देखिए, ग्रामीण जनता के हमलों का खासकर निशाना सूदखोर थे। ठीक है, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु थे। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी भी इसके शत्रु बन गए। युद्ध का खर्च जुटाने के लिए विद्रोहियों को उन पर भारी कर लगाने पड़े थे, या सेना को भोजन देने के लिए उनके अनाज गोदामों पर कब्जा करना पड़ता था। व्यापारी प्रायः अपनी दौलत और माल छिपा देते थे तथा विद्रोहियों को मुफ्त में सामान देने से मना कर देते थे। बंगाल के जमींदार भी अंग्रेज़ों के वफादार बने रहे। आखिरकार वे अंग्रेज़ों के ही पैदावार थे। तो चल रही है जो है आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्र जो है चैप्टर 6 नोट बन रहा है। और तो जो है इसके अलावा बिहार में जमींदारों के प्रति किसानों की शत्रुता ने बंगाल के जमींदारों को भी डरा दिया था। इसी तरह बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के बड़े व्यापारियों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया, कारण कि उनका अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी तथा व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि व्यापारियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया विद्रोह करने वालों को मदद देने से इनकार किए। ठीक है, व्यापारी वर्ग की भी कमी थी, भोजन नहीं दिया। और जो है ग्रामीण जनता के आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। और विद्रोह जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे ये भारतीय बिदक कर दूर हो गए। अब बताइए, जैसा कि हमने देखा, शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सहायता करेंगे। जबकि जमींदारों, पुराने शासकों तथा सरदारों ने और दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। ठीक, ऐसा उनका मानना था। फिर कुछ समय बाद ही जो शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। ठीक है, उन्हें विदेशी शासन की बुराइयों तथा उससे मुक्ति पाने की आवश्यकता की कहीं बेहतर समझ हासिल की थी। दूसरी ओर क्या था, शिक्षित लोगों की तरह उन्होंने यह बात नहीं समझी कि देश विदेशियों के चंगुल में ठीक इसलिए फंसा था कि वह सड़े गले रिवाजों, परंपराओं तथा संस्थाओं से चिपका हुआ था। वे यह समझ सकने में असफल रहे कि देश की जो मुक्ति पुराने सामंती राजतंत्र की ओर पलटने में नहीं, बल्कि आगे बढ़कर एक आधुनिक समाज, आधुनिक अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक शिक्षा तथा आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं को गले लगाने से ही संभव थी। कुछ भी हो, जो शिक्षित भारतीय राष्ट्रद्रोही या विदेशी शासन के भक्त थे ठीक है। जैसा कि 1858 के बाद की घटनाओं के खिलाफ एक शक्तिशाली और आधुनिक आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने संभाल लिया। तो शिक्षित भारतीय राष्ट्रद्रोही या विदेशी शासन के भक्त थे। एक ये भी कारण था, शिक्षित भारतीय राष्ट्रद्रोही या विदेशी शासन के भक्त थे, इसलिए भी आंदोलन सफल नहीं हुआ था। और फिर क्या हुआ, भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो कारण रहे हों,
यह विद्रोह के लिए घातक सिद्ध हुआ। लेकिन विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने वाली यह अकेली कमजोरी नहीं थी। उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों तथा अन्य युद्ध सामग्री का भी अभाव था। जो भारतीयों के पास अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री का अभाव था। अस्त्र शस्त्र तथा अन्य युद्ध सामग्री का अभाव। अधिकांश तो भालों और तलवारों जैसे पुराने हथियारों से ही लड़ते रहे। उनका संगठन भी ठीक नहीं था और सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन की कमी थी। का अभाव, अनुशासन की कमी, संगठन की कमी। ठीक है, ये सब बातें थी। ठीक है, कभी कभी तो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते। विद्रोही इकाइयों के पास सैनिक कार्रवाई की साझी योजनाओं, अधिकार संपन्न प्रमुखों या केंद्रीकृत नेतृत्व का भी अभाव था। देश के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहों के बीच कोई तालमेल नहीं था। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीति या सत्ताएं स्थापित की जाएं। ठीक है, वे एक दूसरे के प्रति संकित और ईर्ष्याग्रस्त थे, अक्सर आत्मघाती झगड़ों में उलझ पड़ते थे। इसी तरह किसान मालगुजारी के दस्तावेजों, सूदखोरों के बही खातों को नष्ट करने, नई जमींदारी के खदड़ चुकने के बाद समझ नहीं पाते थे कि आगे क्या करें, इसलिए वो निष्क्रिय हो जाते थे। तो उन्हें आगे की रणनीति बना पाने में असमर्थ थे कि क्या करें। ठीक है, वास्तव में विद्रोह की कमजोरियां जो है व्यक्तियों की कमी से भी कहीं अधिक गहराई में नहीं थी। इस आंदोलन को भारत को गुलाम बनाने वाले उपनिवेशवाद की थी या आधुनिक विश्व की कोई खास समझ नहीं थी। इसके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है, कोई विजन नहीं था उनके पास स्पष्ट कि इसको ऐसे कर सकते हैं, और एकता भी नहीं थी। तो विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। विद्रोह जो है सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्पों से रहित था। इस तरह जो इस आंदोलन में तरह तरह के तत्व शामिल थे, जो केवल ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी घृणा के द्वारा ही जुड़े हुए थे। इनमें से हर एक अपनी अपनी शिकायतें थी। सबको स्वतंत्र भारत की राजनीति की अपनी अपनी धारणाएं थी। एक आधुनिक प्रगतिशील कार्यक्रम के अभाव में प्रतिक्रियावादी राजा और जमींदार क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व हथियाने में सफल हो गए। लेकिन विद्रोह के सामंती चरित्र पर हमें बहुत जोर देना चाहिए। सिपाही तथा साधारण जनता धीरे धीरे एक भिन्न प्रकार का नेतृत्व विकसित कर रहे थे। विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास भी उन्हें नए प्रकार के संगठन तैयार करने को बाध्य कर रहा था। उदाहरण के लिए दिल्ली में प्रशासकों की एक समिति बनाई गई थी, जिसके 10 सदस्यों में 6 सिपाही तथा 4 नागरिक थे। इनमें सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाते थे। प्रयास भी नए संगठन का तैयार करने को बाध्य कर रहा था। ठीक है,
तो यह समिति सभी सैनिक तथा प्रशासकीय निर्णय सम्राट के नाम पर करती थी और नई सांगठनिक संरचनाएं तैयार करने की इस तरह की कई कोशिशें विद्रोह के दूसरे केंद्रों में भी की गई। बेंजामिन डिज़राइल ने उस समय ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते विद्रोह नहीं कुचला गया तो रंगमंच पर भारतीय राजाओं के अलावा कुछ और पात्र भी दिखाई देंगे। उन्हें भी अंग्रेज़ों को जूझना पड़ेगा। बेंजामिन डिज़राइल ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी। ब्रिटिश सरकार को जो है इन्होंने क्या किया, डिज़राइली ने, कि अगर विद्रोह को नहीं कुचला गया तो भारतीय राजाओं के अलावा कुछ पात्र भी दिखाई देंगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को युद्ध को कुचलने की चेतावनी दी। युद्ध को कुचलने की चेतावनी दी। भारतीयों में एकता का यह अभाव भारतीय इतिहास के चरण में संभवतः अपरिहार्य था। भारत अभी आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था और देश प्रेम का मतलब छोटी सी बस्ती क्षेत्र या अधिक से अधिक अपनी राष्ट्रसत्ता के प्रति प्रेम था। साझे अखिल भारतीय हितों का तथा इस चेतना का ये हित सभी भारतीयों को परस्पर जोड़ते थे, अभी उदय नहीं हुआ था। वास्तव में 1857 के विद्रोह ने भारतीय जनता को एक साथ जोड़ने में तथा उनमें एक देशवासी होने की चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो है इसमें जो है क्या था, भारत आधुनिक जो आज का जो राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था उस समय। ठीक, और अंत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जिसके पास एक विकासमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जो दुनिया भर में शक्ति के शिखर पर बैठा था तथा जिसे अधिकांश भारतीय शासकों तथा सरदारों का सहयोग प्राप्त था, सैनिक दृष्टि से विद्रोहियों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसके पास पूंजी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा थी ना, और शक्तियाँ भी उसके पास थीं, और जो है अधिकांश भारतीय शासकों सरदारों का सहयोग प्राप्त था। सैनिक दृष्टि से विद्रोहियों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने देश में भयानक संख्या में सेना, धन तथा अस्त्र शस्त्र को झोंक दिया। हालांकि खुद अपने इस दमन के लिए भारतीयों के बाद में पूरी कीमत चुकानी पड़ी। विद्रोह कुचल दिया गया। मात्र एक ऐसे शक्तिशाली तथा दृढ़ निश्चय शत्रु के आगे नहीं ठहर सका जिसका कदम सुनियोजित था। विद्रोहियों को बहुत पहले ही एक भारी धक्का लगा जब अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ठीक है, और बूढ़े सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिए गए। उनके राजकुमार पकड़कर वहीं मार डाले गए। बहादुर शाह बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया। सम्राट पर मुकदमा चला तथा उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। बंदी बना लिया गया तथा
निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर बूढ़े थे ना, दिया गया। ठीक है। और उनके राजकुमार पकड़ करके वहीं मार डाले गए। गया। उनके राजकुमार, किसके? बहादुर जफर के राजकुमार वहीं मार डाले गए। 1862 में बहादुर शाह का निधन हुआ। ठीक है। इस तरह जो है मुगल वंश समाप्त हुआ। मुगल वंश इस प्रकार से समाप्त हो गया। समाप्त हुआ। ठीक। और दिल्ली के पतन के साथ विद्रोह का केंद्र बिंदु नष्ट हो गया। विद्रोह के दूसरे नेता बहादुरी से यह असमान युद्ध लड़ते रहे, मगर अंग्रेजों ने उनके खिलाफ एक शक्तिशाली हमला केंद्रित किया था। जॉन लॉरेंस, आउट्रम, हेवालक, नील, कैंपबेल और ह्यूरोज कुछ ऐसे ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने इस युद्ध में सैनिक ख्याति प्राप्त की। तो ये जो है जॉन लॉरेंस, आउट्रम, हेवलॉक, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इतिहास में। नाम, पर्सन, प्लेस, टाइम जो नोट्स बनाने के लिए। नील और कैंपबल। नील कैंपबल। तो नील कैंपबल और ह्यूरोज कुछ ऐसे, ये लोग ऐसे ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने इस युद्ध में सैनिक ख्याति प्राप्त की। जिन्होंने इस युद्ध में सैनिक ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है। विद्रोह के सभी महान नेता एक के बाद एक होते रहे। नाना साहब की कानपुर में हार हुई। अंत तक हार न मानकर आत्मसमर्पण से इनकार कर 1859 के आरंभ में नेपाल की ओर कूच कर गए, जिसके बाद उनका कोई पता न चला। नाना साहब कानपुर हार गए। 1859 के आरंभ में वे नेपाल को कूच किए, जहाँ से वे लापता हो गए। उनका कोई पता भी नहीं चला। ठीक है। और आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया था ना उन्होंने। और जो तात्या टोपे हैं, मध्य भारत के जंगलों में जा छुपे और वहीं से एक भयानक शानदार छापामार युद्ध चलाते रहे, जब तक कि अप्रैल 1859 में सोते समय एक जमींदार दोस्त की गद्दारी के कारण पकड़े नहीं गए। तात्या टोपे
अप्रैल 1859 में पकड़े गए। ठीक है। और जल्दी जल्दी उन पर मुकदमा चला करके जो है, और 15 अप्रैल 1859 को मौत की सज़ा दे दी गई तात्या टोपे को। झांसी की रानी पहले ही 17 जून 1858 को युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो चुकी थी। ठीक है, 17 जून हमने बता चुका है। 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खान, बरेली के खान, बहादुर खान, नाना साहब के भाई राव साहब और मौलवी अहमदुल्ला सभी स्वर्गवासी हो चुके थे। तो 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खान, बरेली के खान, बहादुर खान, नाना साहब के भाई राव साहब और मौलवी अहमदुल्ला सभी स्वर्गवासी यानी मर गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे। जबकि बेगम हजरत महल मजबूर होकर नेपाल में जा छिपी। नेपाल में जा छिपी। ठीक है। और जो है 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह पुनर्स्थापित हो चुकी थी, परंतु विद्रोह व्यर्थ नहीं गया। यह हमारे इतिहास का एक शानदार पड़ाव है। यह पुराने ढंग के भारत को तथा उसके परंपरागत नेतृत्व को बचाने का एक हताशापूर्ण प्रयास तो था ही, परंतु यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता का महान संघर्ष भी था। इसने एक आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का आधार तैयार किया। 1857 की वीरतापूर्ण तथा देशभक्त विद्रोह तथा उसके पहले के अनेक विद्रोहों ने भारतीय जनता के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी और उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की शानदार स्थानीय परंपराएं कायम की तथा आगे के स्वाधीनता संग्राम में भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का एक अक्षुण्ण स्रोत प्रदान किया। इस विद्रोह के वीरों की गाथाएं जल्द ही घर घर गूंजने लगी, भले ही उनको नामों का उच्चारण मात्र से शासक बौखलाते रहे हों। ठीक है। 1858 के बाद जो है प्रशासनिक परिवर्तन क्या क्या हुए, इस प्रकार से इस प्रकार से इस चैप्टर के पूरे नोट्स बन गए। बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत का इतिहास जो है हो गया। ठीक है।